साइंस पार्ट का ये अगला पार्ट हम लेकर हाजिर है। आपको बहुत सारा क्वेश्चंस का रिकॉल होने वाला है। देख लीजिए, आपका लिखित के साथ साथ आपको क्या होगा कि मौखिक भी बोल देंगे इंपॉर्टेंट, और सारे से मतलब ये टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। टॉपिक से अगर आएंगे क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो इतना सारा क्वेश्चंस को हमने रिकॉल करा दिया, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो कोई भी क्वेश्चन रिकॉल करा उसका देखा आपने, मध्य निषेध बिहार दुर्ग साइंस और सारे उसी रिकॉल क्वेश्चन से ही आपके आए हुए थे सीधे सीधे। तो चलिए सीधे हम लोग बिना समय को आए हुए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन ये है हम लोग का, कह रहा है कि सरीसृप जो वर्ग आते हैं वह मतलब वह अध्ययन उसका क्या कहलाता है। तो याद रखो, वह हर्पेटोलॉजी कहलाता है सांपों का अध्ययन में। और हाँ, सांपों में अगर आपको याद रखना होगा, इसका हृदय कितना चेंबर का होता है, तो 3 चेंबर का होता है। उसी तरह से मेढक भी होता है उभयचर, उसका भी 3 चेंबर होता है। अब 3 चेंबर कहने का मतलब है उसमें से याद रखिएगा कि उसमें से क्या होता है कि आपको एक आलिंद होता है ऊपर की तरफ में, और नीचे की तरफ में उसका 2 निलय देखने को मिलता है। ये होता है आपको सांपों में। और हालांकि सांप का जो खून वगैरह मतलब शीत ज्वर मतलब अथी के रूप में जाना जाता है सांप को। वैसे में सांपों के अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, सांप से संबंधित ये था हर्पेटोलॉजी कहलाता है। उसी तरह से अगर 2 चेंबर देखने को मिलेगा आपको मछलियों में, तो मछलियों में 2 चेंबर कहने का मतलब है उसमें सिर्फ ऊपर की तरफ ये आपको आलिंद रहता है, और ये नीचे वाला आपका निलय ही होता है। उसमें सिर्फ एक ही तरह से खून का क्या होता है कि उसमें मतलब सर्कुलेट होते रहता है यार। और ये मछलियों में जो खून होता है वो गंदा खून होता है। गंदा खून करने का मतलब उसमें CO2 की मात्रा घुली हुई रहती है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको इंपॉर्टेंट रखना होगा मछलियों से संबंधित। हालांकि एक मछली का अध्ययन, ये मतलब यहाँ पे देख लीजिए, आपका मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी में मछली का अध्ययन किया जाता है। लेकिन एक मछली पालन होता है, तो मछली पालन में याद रखिए क्या होता है, वह पीसी कल्चर कहलाता है। तो पीसी कल्चर आपका मछली का पालन हो गया। और यहाँ पे मछलियों का अध्ययन का तो इक्थियोलॉजी कहलाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन और भी सांप वगैरह में तो देखिएगा, सांप वगैरह जब काट लेता है तो उसके लार ग्रंथि में क्या होता है, उसका जहर रहता है, तो वह उसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ये आपको सांपों से संबंधित होगा। हालांकि सांप वगैरह सबसे ज्यादा विश्व में देखिएगा तो ब्राजील के जंगलों में वगैरह में आपको ज्यादातर मिलता है। और भी यहाँ क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ से निकल रहा है जैसे हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में किसका, तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतकों का निर्माण हिस्टोलॉजी में किया जाता है। उसी तरह से अगर आपको ऑर्निथोलॉजी में, तो याद रखिएगा पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और पक्षी सभी स्तनधारी में याद रखिएगा उसमें भी 4 चेंबर हृदय रहता है, यानी कि उसमें भी आपको 2 आलिंद और एक क्या होता है 2 निलय उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आलिंद मतलब 2 आलिंद मतलब एक दाहिना आलिंद है, एक बायां आलिंद होता है। उसी तरह से ये सारे क्वेश्चन हमने आपको ये, तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का हो गया, हिस्टोलॉजी में आपका ऊतकों का अध्ययन हो गया, हर्पेटोलॉजी में शायद ही सांप बर्ड का हो गया, और इक्थियोलॉजी में आपको क्या हो गया कि मछलियों का अध्ययन हो गया। ये सारे क्वेश्चन से हमने आपको रिकॉल कराया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है। तो याद रखिएगा, लीवर में हमारा विटामिन ए क्या होता है कि संचित रहता है काफी अंधे समय के लिए। अब बात है कि लीवर का अध्ययन में, तो याद रखिए लीवर का वजन कितना होता है, तो लगभग 1.5 से 2 kg होता है। और ये लीवर सबसे बड़ा मतलब क्या होता है कि बड़ा स्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, या मतलब बाहरी स्रावी ग्रंथि के रूप में है। बाहरी स्रावी ग्रंथि उसको कहते हैं जो उसका क्या होता है कि मतलब संपर्क क्या होता है कि मतलब खून के साथ में एंजाइम का संपर्क नहीं रहता है, बल्कि एक नली के द्वारा एंजाइम का क्या होता है कि स्रावित होते रहता है, तो उसे ही कहा जाता है वो बाह्य स्रावी ग्रंथि। और जो मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि की खास बात क्या होता है कि उसमें नलिका विहीन होती है, नली उसमें नहीं पाया जाता है। और उसमें क्या होता है कि हार्मोन स्रावित होते हैं, जो कि किसके साथ संपर्क रहता है, तो आपको ब्लड के साथ में वह संपर्क उसका बना रहता है। यहाँ चूंकि क्वेश्चन लीवर से है, तो याद रखिए लीवर से और भी क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे विटामिन के का भी निर्माण आपको लीवर में ही होता है। और के कमी से हो जाने से आपको रक्त का मतलब यह रक्त का थक्का नहीं जमता है। उसी तरह से आपको याद रखिएगा फाइब्रिनोजन भी एक होता है, उसमें भी कमी से आपको नहीं जमेगा। उसी तरह से यहाँ पे पीत, तो याद रखिएगा पीत का भी निर्माण आपको लीवर में ही होता है, लेकिन जमा आपको पित्ताशय में होता है। और मरे हुए व्यक्ति के याद रखिएगा उसके जांच लीवर से ही करके क्या ज्ञात किया जाता है कि उसमें मतलब लीवर में जहर खा के मरा था, और कोई किन किन कारणों से। हालांकि लीवर से बहुत सारा चीज का मतलब उसमें से पता चल जाता है। लीवर का अध्ययन मतलब हिप्टोलॉजी में कहलाता है। इसके अलावा हालांकि यह सबसे बड़ा बाह्य स्रावी ग्रंथि आपको हमने बता दिया लीवर, यानी कि यकृत होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो याद रखिए वो थायराइड ग्रंथि होता है, यहाँ पे गर्दन के पास वाला में। तो ये आपको क्या हो गया, ये थायराइड ग्रंथि यहाँ पे होता है, और वहीं से थायरोक्सिन हार्मोन आपको निकलती है। यह सबसे बड़ा क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसी तरह से आपको सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा होता है, तो पीयूष ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि उसको कहते हैं, मतलब उसको, और उसका वजन 0.8 ग्राम होता है। तो याद रखिए सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि आपका पीयूष ग्रंथि हो गया। सॉरी, यह सबसे छोटा ग्रंथि के रूप में हो गया पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। हालांकि इससे भी छोटा होता है पीनियल ग्रंथि होता है, जो कि 0.1 ग्राम उसका पीनियल ग्रंथि का वजन होता है। और मेलाटोनिन हार्मोन यहीं से आपको निकलता है, जो आपको नींद लाता है बहुत ज्यादा मात्रा में। और बच्चों में सबसे ज्यादा एक्टिव आपका मेलाटोनिन मतलब ये आपका पीनियल ग्रंथि ही रहता है, जिससे
से मेलेटोनिन निकलता है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको याद रखना होगा। और भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको है विटामिन ए, तो याद रखिए विटामिन ए का अच्छा स्रोत आपको गाजर हो गया, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आपका आंवला हो गया, अंकुरित अनाज वगैरह में आपका विटामिन ई क्या हो गया, अच्छा स्रोत के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस में आप देख लीजिए, अगर विटामिन का अगर नाम जानना चाहिए तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, उसके बाद बी वन को थायमिन्स कहते हैं, ई वाला को टोकोफिरोल के नाम से, सी को और इसको कैल्सीफिर मतलब इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और डी को याद रखिएगा कैल्सीफिरोल के नाम से जाना जाता है। डी को हार्मोन्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं, और के को मतलब इसको फिलोकिनोन या नेफ्टोकिनोन के भी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और भी देख लीजिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, बी वन की कमी से बेडी बेडी रोग होता है, सी की कमी से आपका स्किर्वी रोग हो जाता है, ई की कमी से जनन क्षमता वगैरह में कमी आपको हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन हमने आपको रिकॉल करा दिया। हालांकि यहाँ पे देखिएगा विटामिन ए संचित हो जाता है कैसे, जैसे हम दूध पीते हैं तो दूध में क्या होता है आपको केसिन प्रोटीन होता है, तो ये केसिन क्या होता है को पचाने वाला शरीर से रेनिन निकलता है। रेनिन, अब पूछेगा कि रेनिन कहाँ से निकलता है, तो याद रखिएगा आमाशय से निकलता है, आमाशय मतलब पेट से निकलता है। तो यही रेनिन कैल्शियम को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है, और कैल्शियम पैराकेसिनेट ही आपको विटामिन ए में संचित होकर लीवर में आपका जमा हुआ रहता है। और ये देखिए आपका बी और सी है, विटामिन सी ये हो गया बी और सी, बी में और सी आपको जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन एक बी कॉम्प्लेक्स में याद रखिएगा बी12 जो होता है बी साइनोकोबालामिन, ये आपको जल में घुलनशील नहीं रहता, यानी कि ये शरीर के द्वारा आपको बाहर नहीं बल्कि लीवर में ही आपको क्या रहता है कि संचित रहता है। बाकी सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी वाला होता है वह क्या होता है पसीने के रास्ते से, मूत्र के द्वारा ये आपका शरीर से बाहर निकल जाता है। ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको लिए मतलब रिकॉल वगैरह करा दिया। चलिए, हालांकि लीवर में कोशिका का विभाजन सबसे तेजी से होता है हमारे शरीर में, और मस्तिष्क में सबसे धीमा मतलब कोशिका का विभाजन वगैरह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है, तो याद रखिएगा खजूर को क्या होती है सबसे कम मतलब इसको जल की आवश्यकता होती है। उसी तरह से अगर यहाँ पे देख लीजिए तो सेब में क्या होता है कि मैलिक एसिड पाया जाता है, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, साथ इसमें भी आपको आयरन की मात्रा ज़्यादा रहती है। अब सेब को देखिएगा तो गरीबों की इसको मेवा मतलब बेर के नाम से भी जाना जाता है, और गरीबों की मेवा के भी नाम से इसको सेब को ही जाना जाता है, और सॉरी बेर को गरीबों का मेवा भी कहते हैं। इसके अलावा गरीबों की अगर मतलब ऐसी कह देंगे सेब, गरीबों का सेब में तो आपको ये बेर ही होता है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए केला वगैरह उत्पादन में आपको जमैका आपको प्रथम स्थान पर मिल जाएगा, आम भी उत्पादन में आपका भारत का प्रथम स्थान पे है। और यहाँ पे सेब वगैरह देखिएगा तो जम्मू कश्मीर में आपको सबसे ज़्यादा मतलब उत्पादन होता है। हालांकि सेब के लिए अगर उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी, तो याद रखिएगा करेवा मिट्टी, और केसर के लिए भी आपको करेवा ही होता है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय फल के रूप में हम लोग का आम है, तो आम का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा मैग्नीफेरा इंडिका है। क्या है उसका नाम है वैज्ञानिक नाम, तो मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा, हालांकि केला में भी याद रखिए यहाँ पे सबसे कम जल की आवश्यकता याद रखिएगा आपको खजूर में हुआ, और सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता आपको केला के पेड़ में देखिएगा मतलब होता है। और केला का पेड़ ही एक ऐसा है जिसमें क्या होता है कि मतलब तना वगैरह उतना मजबूत नहीं रहता, उसमें देखते हैं कि पूरा पानी ही भरा हुआ रहता है, यानी कि केला का पेड़ से। ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से याद रखना होगा। जैसे गरीबों के मतलब है थी सेब के रूप में किसे जाना जाता है, तो बेर को जाना जाता है, और बेर को ही गरीबों के मेवा के भी नाम से जाना जाता है। चलिए, हालांकि गरीबों की अगर दाल कहेगा मतलब गरीबों का दूध किसको कहा जाता है, तो दाल को गरीबों का दूध कहा जाता है। तो चलिए, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से हमने आपको रिकॉल कराई, ये सभी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चंस में इसमें से आते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा जो है प्रोटीन जल में क्या होता है कि घुलनशील होता है, तो याद रखिए प्रोटीन क्या होता है कि एल्बुमिन प्रोटीन होता है, और सबसे ज़्यादा आपको क्या होता है कि जल में घुलनशील होता है। हालांकि हमने विटामिन से आपको बताया था बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन भी आपको है, तो क्या होगा कि यह प्रोटीन एल्बुमिन्स हो गया, ये आपका जल में घुलनशील होता है। लेकिन अब ये एल्बुमिन्स पाया कहाँ जाता है, तो याद रखिएगा वो अंडा में कौन सा प्रोटीन होता है, तो एल्बुमिन ही प्रोटीन होता है। तो अंडा में आपका एल्बुमिन हो गया, उसी तरह से ही मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन हो गया, हिपेरिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया। इसके अलावा दूध में आपको केसिन हो गया, नाखून बाल वगैरह में क्या हो गया कि कीरेटिन होता है, कीरेटिन प्रोटीन होता है। तो ये सारे क्वेश्चन अंडा में हाँ, और मांसपेशिया में याद रखिएगा मायोसिन प्रोटीन होता है, मांसपेशिया में आपको मायोसिन मतलब प्रोटीन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हड्डी में देखिएगा तो आपको ओसिन प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर और मरासमस रोग होता है। ये दोनों में कोई क्वेश्चन याद रखना होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये आपका तो प्रोटीन जल में घुलनशील आपको एल्बुमिन हो गया, और कहाँ पे रहता है अंडा में, और अंडा में जो सफेद वाला जो भाग होता है आप देखते हैं सफेद वाला, तो उसी में आपको प्रोटीन ये आपको मिलता है। पीला वाला भाग में आपको प्रोटीन की प्राप्ति नहीं होती, हालांकि कैल्शियम, और अंडा का बाहरी भाग जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे और भी ऑप्शन का देख लीजिए, जैसे
मायोग्लोबिन लिखा है, यानी कि मांसपेशिया का जो लाल रंग हो जाता है, मांस का लाल रंग होता है वह मायोग्लोबिन के कारण होता है। जबकि खून का लाल रंग याद रखिएगा आप किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण उसका खून का लाल रंग देखने को मिलेगा। उसी तरह से अगर दूध का पीला रंग वगैरह का इसके कारण होता है तो कैरोटीन के कारण हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से भी आपको याद रखना। हालांकि यहाँ पे मायोग्लोबिन बताया और मांसपेशिया का लाल रंग मायोग्लोबिन के कारण, मांसपेशिया में कौन सा प्रोटीन, तो मायोसिन हो गया। मांसपेशियों की कुल संख्या कितने है शरीर में, तो 639 हमारा मांसपेशिया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से प्रोटीन से रिलेटेड याद रखना होगा। हालांकि प्रोटीन के खोजकर्ता में बर्जीलियस है, याद रखिएगा। और इसके अलावा प्रोटीन हमारा शरीर के लिए, हालांकि प्रोटीन में याद रखिएगा 20 तरह की हमें शरीर की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 हमारा भोजन के रूप में आता है, 10 हमारा शरीर खुद क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और सभी प्रोटीन में मुख्य रूप से याद रखिएगा क्या होता है, तो नाइट्रोजन मतलब क्या होता है कि तत्व उसमें उपस्थित रहता है। और याद रखिएगा, और यही प्रोटीन के टूटने से याद रखिएगा, प्रोटीन के ही विखंडन से आपको क्या चीज़ का निर्माण होता है, तो अमोनिया का निर्माण होता है, यानी कि NH3 का निर्माण होता है, जिसे हम लोग अमोनिया, और उसके बाद में यही अमोनिया यूरिया के रूप में हमें मूत्र विसर्जन में क्या होता है कि हमें बाहर आता है, और वापस फिर से वही यूरिया आपको ऑक्सीजन से संजोग करके क्या बना लेता है, अमोनिया के विषैला गंध के रूप में आपको निर्माण कर देता है। ये सारा क्वेश्चन याद रखना। हालांकि मूत्र का पूरे पीला रंग जो होता है, यानी कि पीला रंग याद रखिएगा यूरोक्रोम के कारण होता है। और उसमें जो पीला रंग आया, पीला रंग क्यों आया, तो यूरोक्रोम के कारण तो पीला होता है, लेकिन ये पीला कहाँ से आया, तो याद रखिए जो हीमोग्लोबिन होता है उसके ही टूटने से क्या होता है कि उसमें से पीला रंग निकलता है, जो कि मूत्र में वह पीला घुला हुआ उसमें रहता है। और इसके अलावा याद रखिएगा, जैसे कि हमने आपको मूत्र को बोला, तो मूत्र क्या होता है कि अम्लीय होता है, इसका pH मान कितना होता है, तो 6 होता है। और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है कि आरबीसी को मतलब अथी शरीर में ले जाने का कार्य करता है। तो आरबीसी को हीमोग्लोबिन लेके जाता है, या फिर उसको लाल रक्त कणिका दे देगा, ये भी होगा। तो याद रखिए एक हीमोग्लोबिन आपको कितना ऑक्सीजन को लेकर जाता है, तो 4 ऑक्सीजन को अपने साथ में लेके जाता है। ये थोड़ा सा डीप में हो गया कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को मतलब परिवहन करता है, तो 4 ऑक्सीजन परमाणु को एक साथ में परिवहन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का काफी मतलब ये अच्छा है। नेत्र दान में नेत्र का किस भाग को क्या होता है कि दान में दे दिया जाता है, तो याद रखिए वो कॉर्निया भाग को नेत्र में दान हम लोग क्या करते हैं कि दे देते हैं। अब बात यहाँ पे है कि यहाँ पे तो ये दे देते हैं, इसके तरफ नेत्र का गोलक का व्यास कितना होता है, तो 2.1 यानी कि लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में नेत्र गोलक का व्यास होता है। लेकिन इसके अलावा अगर नेत्र में पूछेगा कौन सा लेंस होता है, तो आंखों में याद रखिएगा वो कौन सा होता है, तो उत्तल लेंस होता है। और आंखों का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है। और याद रख रहे हैं हालांकि उल्टा होता है, लेकिन सिलियरी जो मांसपेशिया होता है उसको क्या करता है कि फिर से वापस उसको सीधा कर देता है, उसको सीधा सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा कर दिया जाता है। इसके अलावा रेटिना में याद रखिएगा आपको क्या रहता है, तो आपको शंकु होता है और छर होता है। तो आपको छर क्या करता है, ये शंकु क्या करता है, रंग को पहचानता है, यानी कि लाल पीला हरा को ये पहचानने का कार्य आपको शंकु ही करता है। लेकिन प्रकाश की तीव्रता को पहचानने में आपको याद रखिए ये आपका कौन सा है, छर ही आपको महत्वपूर्ण होता है। यानी कि छर आपको क्या करता है, उसको बताता है कि प्रकाश का मतलब तीव्रता यानी कि धूप ज़्यादा है कि कम है, यही आपको याद रखना होगा। इसके अलावा आंखों पर बना हुआ नमन जो कोण होता है उसके आधार पर होता है प्रतिबिंब का आकार निर्धारित होता है। यानी कि आंखों पर बना हुआ आपका नमन कोण ज़्यादा है, इसका मतलब वह वस्तु निकट में है। अगर वस्तु काफी दूरी पर रहता है तो उसका नमन कोण छोटा होता है। तो नमन कोण अगर ज्यादा हो गया इसका मतलब वस्तु बड़ा दिखाई देगा, और वस्तु का अगर नमन कोण छोटा हो गया तो वह उसका क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा। तो याद रखो अगर तो यही आपका नमन कोण अधिक यानी कि वस्तु बड़ा, नमन कोण छोटा, या इसका मतलब क्या है कि आपको नमन कोण यानी कि छोटा यानी कि वस्तु क्या हो गया कि छोटा। जैसे ही नमन कोण आपको बड़ा मिला इसका मतलब वस्तु हमारा क्या है, नजदीक में है। और अगर नमन कोण छोटा मिला तो इसका मतलब वो वस्तु काफी ज्यादा दूरी पर है, या फिर दूरी पर है। तो इस तरह से होता है। इसके अलावा आंखों में याद रखिएगा आपका ट्रोकोमा और ग्लूकोमा क्या होता है कि आपका रोग हो जाता है। इसके अलावा अगर आंखों से संबंधित नेत्र में अगर और कुछ देखना चाहिएगा तो जैसे कि आपका एक होता है कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। और इसको दूर करने के लिए आपको कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से एक दूरदृष्टि दोष होता है, तो याद रखिएगा। तो याद रखो उसमें दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उसमें उत्तल लेंस का उपचार किया जाता है। उसके अलावा आपको जरा दृष्टि दोष भी होता है। जरा दृष्टि दोष में हम लोग बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसमें से, तो उसमें से बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर एक अबिंदुकता होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है, उसमें हम लोग बेलनाकार मतलब यानी कि सिलेंडरिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखेगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और ये मतलब ये चारों हो गया। उसके अलावा ग्लूकोमा, ट्रोकोमा, ये सारे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं नेत्र वगैरह से ये क्वेश्चंस आते ही रहता है। और नेत्र पर जो बना हुआ प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है किस विधि द्वारा, तो याद रखिएगा अपवर्तन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, तो आंखों में क्या होता है कि हमारे प्रकाश का अपवर्तन होता है, और जैसे ही प्रकाश जब आती है ये हमारे से
उत्तल लेंस से हमारा क्या होता है कि प्रकाश मतलब चलता है, तो क्या होता है कि ये विरल से सघन में प्रवेश करती है, तो सघन होने के पश्चात ये थोड़ा सा विक्षेपित होता है, तो यही से आपको क्या होता है कि ये अपवर्तन देखने को मिलता है, यानी कि प्रकाश की चाल कहीं ना कहीं आंखों में घुसने के पश्चात उसका क्या होता है कि धीमा हो जाता है और रेटिना पे जाकर के क्या करता है कि अपना इस तरह से प्रतिबिंब बनाता है। ये आपका क्या हो गया कि ये वाला आपका रेटिना वाला भाग हो गया, तो इस तरह से प्रकाश गया और यहाँ से थोड़ा सा अपवर्तित हुआ इधर गया और ये अपवर्तित हुआ और जाकर यहाँ रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन यही निकट दृष्टि दोष में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। क्या होता है कि वैसी स्थिति में ये निकट दृष्टि रेटिना से जस्ट पहले ही क्या हो जाता है, या तो प्रतिबिंब बना देता है, जिसके कारण हमें स्पष्ट साफ नहीं दिखाई देता है। इसको ही दूर करने के लिए यहाँ पे अवतल लेंस वगैरह हम लोग क्या करते हैं कि लगा देते हैं। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जब ये आता है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है कि रेटिना के पीछे बनाता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका रेटिना के पीछे बना देता है। इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपचार करते हैं इस तरह से लगा करके। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने था आपको रिकॉल कराया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बात है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो याद रखिएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और यही आपको क्या है कि जल में घुलनशील नहीं है, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स में ये हमारा घुलनशील नहीं है, ये शरीर के लीवर में ही आपको क्या होता है कि संचित रहता है। और इसको B12 को हम लोग साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। B1 को आपको थाइमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, और B3 वाला को याद रखिएगा नियासिन कहते हैं, B5 वाला को पेंटाथेनिक एसिड कहा जाता है और B6 वाला को पैराडॉक्सिन कहते हैं, B7 वाला को बायोटीन कहते हैं, बायोटीन या फिर H विटामिन भी कहा जाता है। और ये आपका क्या हो गया कि आपके 12 वाला को साइनोकोबालामिन कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे था। हालांकि विटामिन वगैरह में याद रखेगा क्वेश्चंस में और भी, जैसे विटामिन के खोजकर्ता कौन थे, तो व्यक्ति तो फंक नामक व्यक्ति थे, और ए और बी वाला के खोजकर्ता में मैकुलन थे, सी वाला का होल्कर थे और डी वाला का आपका हॉपकिंस थे। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपके कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हालांकि कोबाल्ट यहाँ पे आया, याद रखिएगा कोबाल्ट का अयस्क कौन सा होता है, तो स्मेल टाइट होता है। कोबाल्ट का अयस्क कौन सा होता है, तो स्मेल टाइट होता है। हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो याद रखिए वो कार्डियोग्राफी कहलाता है, यानी कि ईसीजी का प्रयोग, यानी कि ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी कराया जाता है, उसी को क्या कहलाता है, यह कार्डियोग्राम के ऐसे से करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चंस का मस्तिष्क का विकार वगैरह पता लगाने के लिए हम लोग ईईजी का प्रयोग करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, यही फुल फॉर्म होता है ईईजी का मस्तिष्क का। तो ये सारे क्वेश्चन वगैरह याद रखना। हालांकि हृदय वगैरह जैसे ही धड़कता है तो हमने यहाँ पे आपको लिख दिया कि पेस मेकर, तो याद रखिएगा पेस मेकर शरीर में कहाँ पे आपको लगाया जाता है, हृदय में। याद रखिएगा पेस मेकर आपको यहाँ पे दाहिना आलिंद के पास में लगाया जाता है, ताकि ये पंपिंग कर सके, तो शरीर का क्या होगा, खून हमारा हृदय में आ सकेगा। और जैसे ही आता है खून हमारा शरीर के यहाँ पे आलिंद में, दाहिना आलिंद में, तो उसका याद रखिएगा वो 80 रहता है उस समय। उसके बाद ट्राइकास्पेड वाल्व के द्वारा यहाँ से आपको क्या हो जाता है कि चला जाता है फेफड़ा में, फेफड़ा से शुद्ध होने के बाद में फिर से वापस ये आता है आपको बायां आलिंद में आता है। बायां आलिंद करने के बाद बाईकास्पेड वाल्व के द्वारा क्या होता है कि पूरा शरीर में यह क्या होता है कि फैल जाता है। ये सारे क्वेश्चन याद रखना होगा। बाकी हृदय वगैरह में आप तो सब जानवे करते हैं कि आपका 4 चेंबर होता है और इसमें से ये आपका ये लेफ्ट वाला आलिंद या यानी कि दाहिना आलिंद बायां नीलय में अशुद्ध खून रहता है। अशुद्ध खून करने मतलब गंदा खून होता है, यानी कि उसमें CO2 की मात्रा घुली हुई रहती है। जैसे ही फेफड़ा में उसमें मतलब क्या होता है कि ये CO2 से वहां से बाहर नाक के द्वारा आ जाता है, उसके अलावा उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, तो वह साफ खून हो जाता है। साफ मतलब यानी कि शुद्ध खून हो जाता है। तो शुद्ध खून होकर आता है आपको बायां आलिंद में आता है, बायां आलिंद के बाद बाईकास्पेड के द्वारा आपका बायां नीलय में आता है। बायां नीलय से पूरा शरीर में ये आपका चला जाता है। और ये बायां नीलय की क्या होता है कि दीवारें काफी ज्यादा मोटी होती है, इसलिए याद रखिए यहाँ पे इसका 120 हो जाता है और बीपी हम लोग 120/80 यही होता है। तो याद रखना होगा क्वेश्चंस में ये भी। और हाँ, हृदय से याद रखना होगा। हालांकि हृदय जब धड़कता है तो याद रखिए इसमें लब डब की आवाज आती है। कैसी आती है, लब डब की आवाज आती है। और अगर हृदय में छेद होता है, यानी कि दिल में आपका छेद हो गया, तो याद रखेगा उसमें मतलब मुड़मुड़ का आवाज आता है, मुरमुर, याद रखना यही मुड़मुड़ की आवाज उसमें से आती रहती है। इसके अलावा हृदय वगैरह में आपको तो ये सारे क्वेश्चंस भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन वगैरह हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कपास प्राप्त होता है था किससे, तो याद रखिएगा वह मतलब वह बीज से ही कपास प्राप्त होता है। और कपास को और कपासी मिट्टी के नाम से किसे जाते हैं, तो काली मिट्टी को जानते हैं। और काली मिट्टी में ही सबसे ज्यादा आपको कपास का उत्पादन होता है। कपास उत्पादन में आपको याद रखिएगा महाराष्ट्र आपको कौन सा है, प्रथम स्थान पे है। उसी तरह से काली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है रेगुर मिट्टी, और रेगुर मिट्टी कहा जाता है। हालांकि काली मिट्टी का काली रंग किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा तो वह मतलब टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट
लाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। और काली मिट्टी बनता कहाँ से, तो याद रखिएगा बेसाल चट्टानों के ही टूटने से बनता है। किसके, तो बेसाल चट्टान के टूटने फूटने से ही आपको काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसके अलावा कपास को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में याद रखिएगा रुई के नाम से हम लोग जानते हैं, वैसे आपको बता देते हैं, ये आपका रुई हो गया। और कपास को याद रखिएगा सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम इसको भी क्या होता है कि हम लोग सफेद सोना के भी नाम से जानते हैं। तो ये आपको हमने बता दिया कि सफेद सोना कपास हो गया। उसी तरह से हरा सोना में याद रखिएगा चाय हो गया। और क्या हो गया कि इसके अलावा बांस भी आपको हरा सोना के नाम से जानते हैं। द्रव सोना के रूप में हम लोग पेट्रोल को जानते हैं, द्रव सोना। इसकी तरह से नीला सोना के नाम से हम लोग पानी को जानते हैं। और नीला सोना पानी को जानते हैं। पीला कहेगा तो पुआल को कहते हैं, या फिर सरसों के फसलों के अवशेष को हम लोग जानते हैं। उसी तरह से याद रखेगा भूरा सोना, जो फसलों के जो अवशेष वगैरह होता है तो याद रखिएगा उसे हम लोग भूरा सोना कहते हैं। जबकि पीला सोना के नाम से हम लोग किसके जानते हैं, तो सरसों को। याद रखिएगा वह सरसों को हम लोग पीला सोना के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा सोने का एक रेशा होता है जिसे हम लोग जूट कहते हैं। तो जूट यानी सोने का रेशा, यानी कि मतलब गोल्डन फाइबर के नाम से इसको भी जाना जाता है। और जितने सारे लगभग क्वेश्चंस थे हमने आपको सोना वगैरह से, इससे कपास से जुड़ा हमने आपको बता दिया। हालांकि लवंग जो होता है याद रखिए वो कलिका से, क्या कली से ही आपको प्राप्त होता है। लवंग का द्वीप के नाम से हम लोग मतलब जंजीवार को जाने जाता है। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने आपको रिकॉल करा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा शुक्राणुओं का निर्माण आपका वीसन में होता है। उसे ही हम लोग टेस्टिस कहते हैं। यहाँ से टेस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो कि मेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से आपका ओवरी फीमेल में निर्माण होता है जो कि अंडाशय में होता है। और यहीं से आपका क्या होता है कि इसके अलावा मतलब यहाँ से सिस्ट्रोन होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन को हम लोग फीमेल के हार्मोन के नाम से जानते हैं, जो सब कि टेस्टेरोन आपको मेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा अगर मतलब कौन सा सेल होता है तो याद रखिएगा वह मेल का ही क्या होता है कि शुक्राणु होता है, यानी कि स्पर्म होता है। और जबकि बड़ा सेल कौन सा होता है तो फीमेल का क्या होता है कि ओवरी होता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे रिकॉल करा दिया। हालांकि यूट्रस जो होता है फीमेल का, याद रखिए यहीं पे बच्चे का क्या होता है, पहले देख लीजिए आपको बच्चे मतलब ओवरी का निर्माण अंडाशय में हुआ, उसके बाद में उसका निषेचन अंडवाहिनी में होता है, यानी कि फिलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद में बच्चे का पालन पोषण आपको कहाँ पे होता है, तो यूट्रस में होता है। जन्म के समय कौन सा रिलैक्सिन हार्मोन आपको याद रखिएगा मतलब वह स्रावित होता है, ताकि शिशु का आसानी से क्या नेचुरल तरीका से जन्म हो सके। ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे रिकॉल करा दिए। क्वेश्चन काफी ज्यादा लंबा इसका जाने वाला, तो इसलिए अगला पार्ट हम फिर जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक लिए हमारे चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।